रेस्पिरेटरी सिस्टम। कैसे हैं बच्चों आप लोग? होप ऑल आर फाइन। तो जी हमारा जो टॉपिक है आज रेस्पिरेटरी सिस्टम, चैप्टर 38 है और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो ये रहेगा इंशाल्लाह कि हम आज इसमें देखेंगे कि फिजियोलॉजिक एनाटॉमी क्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, वेंटिलेशन प्रोसेस को देखेंगे और थोड़ा सा कंप्लायंस को डिस्कस करेंगे। राइट? अच्छा जी, चार मेजर कंपोनेंट है रेस्पिरेशन के। चार मेजर कंपोनेंट। सबसे पहले आ जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, व्हिच मींस द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एयर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग एल्वियोलाई। ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन के चार कंपोनेंट्स है, सबसे पहले हो जाता है वेंटिलेशन, हवा को अंदर लेना या हवा को बाहर निकालना। तो उसमें उस वेंटिलेशन में एयर जो है वो इनसाइड भी आ रही है फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग्स और फिर लंग्स टू अल्वियोलाई भी जा रही है। ठीक है, उसके बाद डिफ्यूजन होती है इसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बिटवीन द अल्वियोलाई एंड द ब्लड। वंस ऑक्सीजन जो है वो इनसाइड चली गई है, अब वहाँ पे ऑक्सीजन के जाने के बाद लंग एल्वियोलाई में पहुँचने के बाद वहाँ से वो डिफ्यूज करती है इन ब्लड और ब्लड से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड फॉर्म बॉडी टिश्यू सेल्स। उनको फिर उसका जो है वो काम करती है सारा। अब ट्रांसपोर्ट में हम क्या देख रहे हैं कि हमने देखा कि जो वेंटिलेशन कर ली, ऑक्सीजन हमने ले ली, उसके बाद हमने देखा कि जो ऑक्सीजन ली थी वो ऑक्सीजन डिफ्यूज कर गई है, अल्वियोलाई में गई, अल्वियोलाई से ब्लड में चली गई और फिर वहां से ब्लड से जो है वो बॉडी फ्लूइड्स में चली गई है। ठीक है, फ्रॉम बॉडी टिश्यू सेल्स। अब वो सारे ही बॉडी फ्लूइड्स में मूव कर रही है। यहाँ पे हम एक और एक पॉइंट भी देखते हैं कि ये जो वेंटिलेशन हमने की है उसको रेगुलेशन भी उसकी एक काम करती है। इसका मतलब ये है कि कोई सेंटर्स मौजूद हैं ब्रेन के अंदर जो उसको रेगुलेट कर रहे हैं, जिसको सिग्नल्स इसके भेज रहे हैं और ये हमारी रेस्पिरेशन जो है वो रेगुलेट हो रही है। सो वी हैव फोर मेन कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन। नंबर वन इज पल्मोनरी वेंटिलेशन, नंबर टू डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फाइनल द रेगुलेशन। अच्छा, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। वंस जो चीजें अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाती हैं उसके अंदर माउथ है, नेजल कैविटी है, फेरिंग्स और लैरिंग्स तक आ जाते हैं। ठीक है, ये है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसके बाद जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, बेसिकली ये एनक्लोज होता है इन द थॉरैक्स, उसके ऊपर साइड में बाउंडेड बाय द रिब्स, स्पाइन एंड द डायफ्राम। ये नीचे वाला जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो सारा का सारा कवर्ड होता है एक चेस्ट केज के अंदर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें ये ट्रैक्ट्स नजर आ रहे हैं, नेजल पैसेज भी नजर आ रहा है इस डायग्राम के अंदर, फिर हमें माउथ भी हम देख सकते हैं, फेरिंग्स भी नजर आ रहा है। थोड़ा सा और इनलार्ज कर देती हूँ। ठीक है, माउथ भी नजर आ रहा है, फेरिंग्स भी है, लैरिंग्स भी है। लैरिंग्स तक हमने क्या कहा था, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ठीक है, उसके बाद ट्रैकिया आ जाता है, ब्रोंकाई आ जाते हैं और फिर लंग्स आ जाता है। ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में काउंट होता है। आपने सुना होगा कि जी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, तो दिस इज द अपर रेस्पिरेटरी एरिया। नेजल पैसेजेस है उसमें माउथ, फेरिंग्स और लैरिंग्स तक हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसको कॉल करते हैं। ट्रैकिया से ऑनवर्ड्स टुवर्ड्स द लंग्स तक, इसमें बीच में ब्रोंकाइज भी आ जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे इस डायग्राम के अंदर कि हमें ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है। एक छोटा सा इन्होंने एक क्यूब निकाला है, उसमें हम देख रहे हैं कि अल्वियोलाइज नजर आ रहे हैं और फिर इसको और एनलार्ज किया गया तो हमें कुछ इस किस्म का एक डायग्राम नजर आ रही है। हम क्या देखते हैं इसके अंदर कि यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स मौजूद है। हम आगे ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को भी डिस्कस करते हैं, ये ब्रोंक्यूल्स है और फिर हम देखते हैं कि ये अल्वियोलाइज मौजूद है, बबल लाइक एक सैक बने हुए अल्वियोलाइज मौजूद है। यहाँ पे कुछ हमें ये नजर आया कि कुछ पल्मोनरी वेन्स और कम कैपिलरीज हैं जो इनको अनसर्कल करती हैं। बेसिकली जो हमने डिस्कस किया था कि अल्वियोलाई से ब्लड में चला जाता है, ऑक्सीजन चली जाती है, ट्रांसपोर्ट हो रही है या डिफ्यूज हो जाती है, तो वो बेसिकली ये देखें ना, अल्वियोलाई के ऊपर ये पूरा कैपिलरी नेटवर्क मौजूद है। आप देखेंगे इसका हमें आर्टीरियल एंड भी नजर आ रहा है और वीनस एंड भी नजर आ रहा है। सो हम वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे जब हम डिफ्यूजन और ट्रांसपोर्ट को देखेंगे। ठीक हो गया?
अगेन ये थोड़ा सा और एनलार्ज इसका एक डायग्राम है, नेजल कैविटी है जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक नजर आ रही है। कुछ बुक्स ये भी कहती हैं कि जो फेरिंग्स है वो लोअर में आ जाती है, लेकिन ज्यादातर जो है वो जो लैरिंग्स तक है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें जो है वो ट्रैकिया, ब्रोंका और लंग्स आ जाती है, तो वो मुख्तलिफ किताबों की एक उसमें आ जाती है। तो हमें माउथ पैसेज भी नजर आ रहा है, नेजल कैविटी भी है, फेरिंग्स भी और लैरिंग्स भी है। फिर हम देखेंगे ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स आ जाते हैं। ठीक है, लंग्स में हम देखेंगे कि जैसे ही हम देखते हैं कि ट्रैकिया के बाद हम में देखते हैं कि ब्रोंकाइज आ जाते हैं। ये आपको इस डायग्राम में मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रही हूँ, ये ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई के बाद हम देखेंगे कि फिर कुछ ब्रोंकियोल आ जाते हैं। ठीक है, ये नजर आ रहे हैं ब्रोंकियोल्स आपको। उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, वो उससे भी शॉर्ट फॉर्म है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल की। उसके बाद हम देखेंगे अल्वुलर डक्ट्स आ जाती हैं, फिर अल्वुलाइज आ जाते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे हमें प्लूरल डायफ्राम भी नजर आ रहा है। अगेन ये थोड़ी सी इनलार्ज एक इसकी डायग्राम है। हमें यहाँ पे ब्रोंकियोल एक नजर आ रहा है, पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे अल्वुलाइज मौजूद हैं। एक हमें अल्वुलाई डक्ट भी नजर आ रही है। फिर ये अल्वुलाई जिसके अंदर एयर बेसिकली इनसाइड जाती है और यहाँ से भी डिफ्यूज करती है थ्रू दीज कैपिलरीज। ठीक है, ये कैपिलरी बेड्स हैं इसके। ठीक है, अगेन हम वही थोड़ा सा पार्ट्स देख रहे हैं। ग्लॉटस है, लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड्स, ट्रैकिया, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स। और फिर हमें यहाँ पे एक दिखाया जा रहा है कि किस तरह से अल्वुलाई से, ये अल्वुलाई है जहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस जा रही है। तो ऑक्सीजन जो आ रही है के अंदर ये यहाँ से फाइनली डिफ्यूज कर जाएगी न्यूअर पल्मोनरी कैपिलरीज का, मतलब ये सर्कुलेशन में जा रही है। ठीक है, और पल्मोनरी कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड जो ये डिफ्यूज करती है इनसाइड द अल्वुला, और अल्वुला से ये बाहर एक्सेल हो जाएगी, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हवा में आउट करते हैं। ठीक है, अल्वुलर सेल्स हैं, ये जो अल्वुला मैं बार बार आपको दिखा रही थी उसमें दो तरह के अल्वुलर सेल्स हैं। टाइप 1 अल्वुलर सेल्स जो प्राइमरी लाइनिंग है सेल्स की। टाइप 2 अल्वुलर सेल्स हैं जिसे हम ग्रैन्युलर न्यूमोसाइट्स भी कहते हैं, जो सिक्रीट करते हैं सर्फेक्टेंट, एक सर्फेक्टेंट प्रोटीन होती है। ठीक है, उसका आगे क्या रोल है हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसी अल्वुलाई के साथ ही कुछ अल्वुलर मैक्रोफेजेस होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं और अमाइन प्रिकसर अपटेक ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन सेल्स भी होते हैं। ये सारे सेल्स जो हैं ये अल्वुलाई में मौजूद होते हैं और इनके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको एक्सटर्नली देखें तो ये सुपीरियर लोब है लंग का, फिर ये मिडिल लोब है, फिर ये इंफीरियर लोब हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देखेंगे कि सुपीरियर लोब है। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमें यहाँ पे इंफीरियर लोब नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हार्ट मौजूद होता है तो यहाँ पे मिडिल लोब जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन साइज जो सुपीरियर लोब है इसकी साइज ज्यादा है। ठीक है, एपेक्स हमें नजर आ रहा है जो बिल्कुल टॉप है लंग का। ठीक है, और फिर ये हमें इसका बेस नजर आ रहा है, ये बेस वाला और इंफीरियर लोब यहाँ पे ये कार्डियक नॉच इसलिए दी हुई कि यहाँ पे ये बिल्कुल जो हार्ट का बेसिकली यहाँ पे स्पेस बन रही है। अगेन यहाँ पे हम एक और एक चीज को देखेंगे कि जो लंग है बेसिकली ये एक रिब केज के अंदर मौजूद है। होता क्या है कि जो लंग है बेसिकली ये इसकी सराउंडिंग में दो तरह के प्लूराज मौजूद होते हैं। ठीक है, एक होता है ब्राइटल प्लूरा कहलाता है और एक होता है विसरल प्लूरा कहलाता है। जो विसरल प्लूरा होता है वो बिल्कुल अटैच होता है इसके साथ लंग के साथ। ठीक है, और जो ब्राइटल प्लूरा होता है ना ये फिर रिब केज के साथ थोड़ा सा अटैच होता है, इस तरह तो वो उसके करीब होता है। इन दोनों के बीच में ब्राइटल प्लूरा और जो विसरल प्लूरा है इन दोनों के बीच में कैविटी होती है जिसे कहा जाता है प्लूरल कैविटी। ठीक है, सो हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि ब्राइटल प्लूरा बेसिकली सारा कवर करता है लंग को, उसके बाद बीच में एक कैविटी आ जाती है प्लूरल कैविटी, और फिर विसरल प्लूरा आ जाता है जो कि लंग को कवर करता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो वो एक रिब केज के अंदर थॉरैक्स के अंदर मौजूद है। उसके नीचे हम देखेंगे कि यहाँ पे डायफ्राम मौजूद है। ठीक है, डायफ्राम है कि मसल मौजूद है। ये क्या काम करता है, ये ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इसका फंक्शन होता है। ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो
है अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के अंदर, ठीक है। बिल्कुल हमने इस चीज को देखा कि जी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नेजल कैविटी है, माउथ है, फेरिंक्स और लैरिंक्स है। फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमने देखा कि जी यहाँ पे ब्रोंकियोल्स आ जाते हैं और फिर उसके अंदर जो है वो अल्वेओलाइज हैं और वो पूरा लंग है, ठीक है। अब इस अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हम देखते हैं कंडक्शन पोर्शन होता है जो कंडक्ट कर रहा है एयर को, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ द नेजल कैविटीज, nasopharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and terminal bronchioles। ये कंडक्टिंग पोर्शन है, ठीक है। इसमें सिर्फ हवा आ रही है, कंडक्ट कर रहे हैं सिर्फ, इसका और कोई फंक्शन नहीं है। रेस्पिरेटरी पोर्शन है where the gas exchange takes place that consists of respiratory bronchioles, alveolar ducts and alveoli। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पे, क्योंकि कंडक्शन सिस्टम से हमने देखा कि काफी सारे गैसेस तो आ चुकी हैं, ऑक्सीजन आ ही चुकी है उसके अंदर, कुछ और भी चीज होती है जैसे नाइट्रोजन होती है, मुख्तलिफ होती है। तो डिफ्यूजन पढ़ेंगे तो उसमें ये और गैसेस के भी नाम हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा मेन एम्फेसिस है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ होता है। सो कंडक्शन पोर्शन के बाद हम आ जाएंगे रेस्पिरेटरी पोर्शन के अंदर, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज कैसे होगा? ऑक्सीजन जो है वो एल्वेओलाई से जाएगी कैपिलरी ब्लड के अंदर और वहां से जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करते हैं और फाइनली वो एक्सेल करते हैं। उसके बाद एल्वेओलाई आ जाता है। एल्वेओलाई जो है बेसिकली एक सेट लाइक स्ट्रक्चर है दैट आर द मेन साइट फॉर द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ लंग, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन इंस्पायर्ड एंड ब्लड, ठीक है। जो इंस्पायर की है उसमें ब्लड के बीच में उसका एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। सो कंडक्शन पोर्शन जो कि सिर्फ एयर को लेकर आ रहा है, ठीक है, और उसके अंदर जो आयन और जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के। उसके बाद रेस्पिरेटरी पोर्शन है बेसिकली जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, अल्वेओलर डक्ट्स एंड अल्वेओलाई के अंदर। उसके बाद हम अल्वेओलाई के देखते हैं कि ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक ऐसा छोटा सा डब्बा सा बना हुआ है जिसके अंदर जो मेन साइट है वो लंग की, जिसके अंदर ये एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन द इंस्पायर्ड एयर जो हमने एटमॉस्फेयर से लिए और इन ब्लड। अगेन हमें यहाँ पे देखने नजर आ रहा है जो ट्रैकिया है, ठीक है, ये ट्रैकिया एक ही है, वो फिर डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में, ठीक है। राइट साइड का ब्रोंकाई है, फिर लेफ्ट साइड का ब्रोंकाई है, फिर फाइनली हम देखते हैं ब्रोंकाई अगेन कंडक्टिंग इनटू ब्रोंक्यूल्स। फिर ये ब्रोंक्यूल्स के बाद ये लगता है, ठीक है, ठीक है, तो हम पीछे भी डिस्कस करके आए। और उसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेटरी जोन है ये, ठीक है, रेस्पिरेटरी जोन और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे मौजूद हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद हम देखेंगे कि अल्वेओलर डक्ट्स एंड अल्वेओलर सैक्स है वेयर द फाइनल रेस्पिरेटरी फंक्शन इज हेल्ड लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और उसमें ऑक्सीजन है जो कि हम इंस्पायर्ड एयर से ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ब्लड से बाहर निकल रही है। और ब्लड में कैसे आती है हम डिस्कस करेंगे कि जो सेल्स होते हैं बॉडी के उनका मेटाबॉलिज्म है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर बनती है, ये हम बाहर से नहीं लेते, ठीक है। अगेन हियर वी कैन सी दिस कंडक्टिंग जोन एंड इन रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। मैकेनिक्स क्या है वेंटिलेशन के? मेरे ख्याल में स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छा समझ आ गया होगा, जैसे हम अभी इसको डिस्कस करते रहे अपर एंड और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि हम जो है वो एक कंडक्टिंग एरिया देखा है हमने, दूसरा एक रेस्पिरेटरी जोन देखा है और उनको पार्ट्स भी देखे हैं। अब हम आ जाते हैं बेसिकली मैकेनिक्स क्या है वेंटिलेशन की। रेस्पिरेटरी जो वेंटिलेटरी अपरेटस है बेसिकली उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, लंग्स आ जाता है, ठीक है, एंड दैट पंप द वेंटिलेशन कर रहा है वो। अब पंपिंग मैकेनिज्म जो है ना वो प्रोवाइडेड बाय चेस्ट वॉल एंड रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है, लंग्स। और उसके बाद जो हम वेंटिलेशन कर रहे हैं वो पंपिंग एक फंक्शन है रेस्पिरेटरी अपरेटस के अंदर। उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, वो कौन पंपिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है? चेस्ट वॉल एंड रेस्पिरेटरी मसल्स। तो वेंटिलेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। बड़ी कॉमन सी, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स। Into and out of lungs. This is done through the change in size and volume of the thoracic cavity. Lungs follow those. होता क्या है कि जैसे हम इन करते हैं एयर को या आउट करते हैं एयर को, उसकी वजह से थॉरेसिक कैविटी की साइज में और उसके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ एयर है उसमें चेंजेस आती हैं, डेफिनेटली आएंगी। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन थॉरेसिक कैविटी एक्सपेंड होती है। हम जब सांस लेते हैं, आप एक लंबा सा सांस लें तो आपको लगेगा कि चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हुई है, बड़ी हो जाती है साइज में, ठीक है। सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूस इन द लंग, इंट्राप्लूरल प्रेशर इज मोर नेगेटिव। होता क्या है कि जो
प्लूरा है, जिसे हमने कहा था कि प्लूरल कैविटी है, एक कौन सा विसरल प्लूरा था, एक पैराइटल प्लूरा था, उनके बीच में एक प्लूरल कैविटी थी, ठीक है। अब होता है क्या कि वहां पे कुछ नेगेटिव प्रेशर होता है, वो बेसिकली सक्शन करता है, उस सक्शन की वजह से लंग ओपन रहता है, लंग जो है वो एक्सपेंड रहता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, और ये सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है इनसाइड द लंग, क्योंकि हम बाहर की हवा अंदर ले रहे हैं। सो इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है वो मोर नेगेटिव हो जाता है। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन थोरेसिक कैविटी शॉर्ट हो जाती है, आप हवा बाहर निकालें। अल्विलर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, अल्विलर ज्यादा जो है उसके अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इंट्राप्लूरल प्रेशर इज लेस नेगेटिव, ठीक है। सो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या हो रहा है, थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड कर रही है, इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव ही होता है लेकिन ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन थोरेसिक कैविटी जो है वो शॉर्ट करेगी, इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है यहाँ पर वो ज्यादा हो जाएगा। इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है सॉरी लेस नेगेटिव, एंड अल्विलर प्रेशर इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। अब इंस्पिरेशन के मसल्स देखिए, कौन कौन से मसल्स हैं जो इंस्पिरेशन में जब हम सांस ले रहे हैं उस वक्त ये हेल्प आउट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है डायफ्राम, के बाद आ जाते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरे में स्केलेनी मसल है, स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड है, और सेरेटस एंटीरियर, ये सारे मसल्स हैं जो कि इंस्पिरेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। मसल्स ऑफ एक्सपिरेशन, अब जो एक्सपिरेशन है उसमें हम देखेंगे जो ब्रीदिंग है वो कहीं पे क्वाइट ब्रीदिंग भी होती है, ठीक है। क्वाइट एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें बहुत ज्यादा मसल्स जो है वो यूज नहीं हो रहे होते, ठीक है, बहुत ज्यादा मसल नहीं हो रहे होते। इंस्पायरेटरी मसल्स जो है बेसिकली इसमें क्या करते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, क्योंकि जब आप एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है, थोरेसिक कैविटी का साइज कम हो जाता है, अल्विलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, प्लूरल प्रेशर जो होता है वो लेस नेगेटिव हो जाता है। और ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ये हम बात करें क्वाइट एक्सपिरेशन की, जिसमें बहुत ज्यादा जोर नहीं लगा रहे, आम बैठे हुए हैं ऐसे ही रूटीन, कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ऐसे बैठे बैठे निटिंग कर रहे हैं, कोई भी ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आपका बहुत ज्यादा जो है वो फोर्सफुली एक्सपायर नहीं करना पड़ता, विच इज कॉल्ड एज क्वाइट एक्सपिरेशन, ये प्रोसेस हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, इंस्पायरेटरी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, थोरेसिक कैविटी की साइज कम हो जाती है, अल्विलर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, एंड प्लूरल प्रेशर इज लेस नेगेटिव, ठीक है। लेकिन जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स इसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एब्डोमिनल मसल्स भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इन एक्सपिरेशन हम देखेंगे डायफ्राम जो वो रिलैक्स कर जाता है इनटू द थोरेसिक कैविटी, पुशिंग लंग्स अपवर्ड। हम एक्सपायर कर रहे हैं, सांस बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल क्वाइट एक्सपायरेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहे, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आती मसल्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, सिर्फ प्रेशर्स में और कैविटी के वॉल्यूम में फ़र्क आएगा, ठीक है। ड्यूरिंग क्वाइट एक्सपायरेशन विच इज़ एन पैसिव प्रोसेस, इंस्पायरेटरी मसल्स इसमें रिलैक्स हो जाते हैं। इंस्पायरेटरी मसल्स कौन कौन से हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स, डायफ्राम, और दूसरों में इसमें स्केलेनी आ जाता है, स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड है, सेरेटस एंटीरियर है, ठीक है, ये याद करने हैं साथ साथ। When we are in quiet expiration, which is process, all inspiratory muscles are relaxed, thoracic cavity की जो साइज है वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, अल्विलर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, और प्लूरल प्रेशर इज लेस नेगेटिव। बट व्हेन वी फोर्सफुली एक्सपायर द एयर, internal intercostal muscles, abdominal muscles, they contract, but the diaphragm is relaxed. वो क्या कैसे रिलैक्स कर जाता है कि वो लंग्स को अपवर्ड पुश करता है वो, ठीक है, into the thoracic cavity. Here we can see sternocleidomastoid, स्क्लेनी आ रहा है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है, डायफ्राम है, ठीक है, ये मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन में आ रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा कि जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इसमें, ठीक है। फिर हमने देखा कि व्हेन वी आर एक्सपायरिंग द एयर आउट, सो इंटरनल इंटरकॉस्टल्स, ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड एंड द डायफ्राम इज रिलैक्स्ड। अगेन यहाँ पे हमने इन्होंने एक दिखाया हुआ है बिफोर इंस्पिरेशन और जो है इंस्पायरेशन के अंदर। बिफोर इंस्पायरेशन में हम देखेंगे कि डायफ्राम रिलैक्स्ड है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ये भी रिलैक्स्ड है, ठीक है।
फिर हमने देखा कि जी यहाँ पे इंस्पिरेशन स्टार्ट हुई है। जैसे इंस्पिरेशन स्टार्ट हुई है तो हम देख रहे हैं कि जैसे आप सांस ले रहे हैं तो आपको क्या महसूस होता है। अगर आप खुद अपने ऊपर भी इसको चेक करना चाहें तो एलिवेशन ऑफ रिब्स, रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेंगी, पॉजेस स्टर्नम टू मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। आप एक लंबा सा सांस लें तो यू कैन फील योर रिब केज आर एलिवेटेड, ठीक है, अपवर्ड, which increases front to back dimension of thoracic cavity। anterior posterior diameter जो है ना ये thorax का वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हमने क्या डिस्कस किया था कि जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट करके कैसे करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा ताकि लंग जो है वो एक्सपेंड हो सके, ठीक है। और इंस्पिरेशन में हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की, एलिवेट हो रहा है रिब केज, और डायफ्राम भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। Here again, इंस्पिरेशन में हम क्या देख रहे हैं कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज्ड। वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के साथ साथ वर्टिकल जो डायमीटर है, ये वर्टिकल डायमीटर का ये भी इंक्रीज हो जाएगा। लंग एक्सपेंड हुआ ना, हमने सांस लिया लंबा सा, ठीक है। और ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हमने क्या देखा था कि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स है, लेकिन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। रिब केज एलिवेट हुआ, डायफ्रामेटिक कॉन्ट्रैक्शन हुई, तो क्या हुआ, लंग ने एक्सपेंड भी किया, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, छाती जो है वो आगे और पीछे थोड़ी सी एक्सपेंड हो गई। हियर इन एक्सपिरेशन वी कैन सी abdominal muscles are contracted, internal intercostal muscles are contracted during expiration। अब फिर हमने देखा कि ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है ये इसमें शॉर्ट हो जाता है, और वर्टिकल जो डायमीटर है वो भी डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। एयरवे में प्रेशर्स कौन कौन से हैं, ये जो एयरवेज को हम डिस्कस कर रहे थे कि जी ये लंग के एयरवेज हैं, लाइक अल्वुलाई है या प्लूरा है, या हम देख रहे हैं कि जी हमें प्लूरल प्रेशर्स हैं, ट्रांसफॉर्मल प्रेशर्स हैं। हम देखेंगे कौन कौन से प्रेशर्स हैं। बेसिकली प्रेशर्स जो तीन मेन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, अल्वुलाई के प्रेशर को देखेंगे, इंट्राप्लूरल प्रेशर को देखेंगे, ठीक है, और ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर को देखेंगे, मतलब प्लूरल प्रेशर को देखेंगे। और फिर एक टाइडल वॉल्यूम देखेंगे कि कौन कितना एयर इन या हम आउट कर रहे हैं, तो जो इन हो रही है एयर वो कितना वॉल्यूम है। फीटल लाइफ में क्या होता है, जैसे बच्चा जो है जब माँ के पेट में होता है तो उस टाइम में लंग्स जो है वो कोलैप्स होते हैं। एट बर्थ बच्चा जो है जैसे ही सांस लेता है या वो क्राई करना शुरू कर देता है, तो क्या होता है कि लंग एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। सो ड्यूरिंग फीटल लाइफ द लंग्स आर कोलैप्स। एट बर्थ लंग एक्सपेंड एंड नेगेटिव प्रेशर इन द प्लूरल कैविटी कीप्स द लंग एक्सपेंडेड, ठीक है। एक नेगेटिव प्रेशर होता है जो सक्शन कर रहा होता है, वो सक्शन फ्लूइड जो है वो लिम्फेटिक्स में जा रहा है, तो वो जो नेगेटिव प्रेशर देता है उसकी वजह से लंग जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, उसमें एयर आ जाती है। When this pressure become more negative, lung expansion increases as during inspiration। अब जब हम सांस ले रहे हैं, एयर इनसाइड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जैसे इस एयर इनसाइड हुई, ये जो लंग का जो प्रेशर है ये मोर नेगेटिव हुआ, लंग और एक्सपेंड हुआ, ठीक है। एंड व्हेन दिस प्रेशर बिकम लेस नेगेटिव, लंग्स आर लेस एक्सपेंडेड। तो होता क्या कि जिसमें हम एयर आउट कर रहे हैं। So negative pressure in the cavity act as a suction to keep the alveoli inflated। होता क्या है कि लंग के अंदर, जो लंग की जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर का होना बहुत ज़रूरी है ताकि alveoli इन्फ्लेट रहे, लंग जो है वो एक्सपेंडेड रहे, और उसमें जो है ये ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन और जो प्रोसेस है एयर इन और आउट का वो नॉर्मली जो है वो चलता रहे। When pressure becomes positive, lungs are collapsed। So we need negative pressure inside these cavities to make the alveoli inflated or working properly। थॉरैक्स में जो प्रेशर्स हमें नजर आ रहे हैं, प्लूरल प्रेशर है इन द प्लूरल कैविटी, ठीक है, एक प्लूरल प्रेशर होता है। ये टू टाइप के प्लूरल हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, विसरल प्लूरा भी है और पाराइटल प्लूरा भी है। एंड द प्रेशर इन दिस स्पेस इज यूजुअली नेगेटिव व्हिच कॉजेस द लंग एक्सपेंशन एंड इज कॉल्ड द प्लूरल प्रेशर। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये पाराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में एक प्रेशर है जिसे कहा जाता है कि प्लूरल प्रेशर है, और ये नेगेटिव होना बहुत जरूरी है ताकि लंग एक्सपेंड हो सके। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो लंग क्या हो जाएगा, कोलैप्स्ड, ठीक है। जनरेशन कैसे हो रही है, कैसे जनरेट होता है, ये कैसे प्लूरल प्रेशर
फर्स्ट स्टार्ट होता है। लंग्स आर कोलैप्स इन इंट्रायूट्राइन लाइफ, ये भी मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ आपको, ठीक है। जैसे बच्चा फीटल लाइफ में होता है, माँ के पेट में होता है, कोलैप्स लंग होता है। जैसे बेबी बॉर्न होता है, बर्थ होती है, वो क्राई करता है वेरी स्ट्रांगली, एज अ रिजल्ट ऑफ विच थोरेसिक वॉल एक्सपेंड्स एंड नेगेटिव प्लूरल प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सबसे पहले माँ के पेट में बच्चा, उसका लंग्स कोलैप्स्ड। देखिए ये भी बड़ी क्वालिटी थी कि वो कोलैप्स रहें। क्यों? देखिए अगर माँ के पेट में बच्चे के लंग्स खुल जाते तो क्या होता कि लंग्स के एल्वियोला में तो सारा पानी भर जाना था, क्योंकि बच्चा तो माँ के पेट के अंदर जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फ्लोट कर रहा है। तो ये बड़ी क्वालिटी थी, ठीक है। जैसे वो बाहर आता है, बच्चा स्ट्रांगली क्राई करता है, उस क्राई करने की वजह से थोरेसिक वॉल जो है एक्सपेंड होती है, नेगेटिव प्रेशर जो होता है ना, ये प्लूरल प्रेशर, ये प्रोड्यूस होता है। एट द स्टार्ट ऑफ क्वाइट इंस्पिरेशन, जब हम क्वाइटली इंस्पायर करते हैं तो ये -3 से -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है, क्वाइट इंस्पिरेशन। एट द एंड ऑफ क्वाइट इंस्पिरेशन ये -7.5 और 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक आ जाता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि एट द एंड ऑफ डीप, maximally deep inspiration, it may become equal to -30 millimeter of mercury। ये और भी हम मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इसको देखेंगे यहाँ तक पहुँच जाता होगा, ठीक है। तो जनरेशन कैसे होती है कि जैसे ही बच्चा जो है वो बॉर्न हो रहा है, ठीक है, और वो स्ट्रांगली क्राई करता है, थोरेसिक वॉल एक्सपेंड होती है, नेगेटिव प्लूरल प्रेशर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज प्लूराज। इन दोनों प्लूरा के बीच में है, प्राइटल और विस्टरल प्लूरा के बीच में प्रेशर मौजूद है। बेसिकली वो एक्ट कर रहा है, ये प्रेशर एज अ सक्शन, यहाँ से ये फ्लूइड जो है वो सक करता हुआ चला जाता है कहाँ पर, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, ताकि ये कोलैप्स ना हो। तो अगर ये नेगेटिव रहेगा तो लंग एक्सपेंड रहेंगे, यही प्लूरल प्रेशर अगर पॉजिटिवली होगा तो लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं। अल्वियुलर प्रेशर, हम अल्वियुलाई के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। हमने लंग की बात कर ली, हमने बाहर जो प्रेशर्स थे ना, प्लूरल प्रेशर्स को डिस्कस किया कि कैसे जनरेट हुआ। When the glottis is open and no air is flowing into or out of the lung, glottis open है, ठीक है, हम बातचीत भी कर रहे हैं या कुछ भी है, ग्लोटस ओपन है उसका, एंड नो एयर इज फ्लोइंग इनटू एंड आउट ऑफ द लंग। उस वक्त कोई एयर अंदर नहीं जा रही, कोई एयर बाहर नहीं आ रही। द प्रेशर ऑन ऑल द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री, जितने भी पार्ट्स हैं, अल्वियोला हैं, वो सारे इक्वल हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, विच इज कंसिडर्ड टू बी जीरो रेफरेंस प्रेशर इन द एयरवेज, एंड दैट इज 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर, ठीक है। अगर ग्लोटस ओपन है, कोई एयर इन, हम एक एक्सपेरिमेंटली भी आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि कोई एयर अंदर नहीं जा रही या बाहर आ रही, तो जितने भी प्रेशर्स होते हैं ना, ऑल द पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री, सारे पार्ट्स की बात करें हम, ये नेजोफेरिंक्स से लेकर लंग्स अल्वियोलाई तक चले जाते हैं, और जितने भी टू द वे टू द अल्वियोलाई इक्वल होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और इसको हम कंसीडर करते हैं टू बी ए जीरो रेफरेंस प्रेशर इन द एयरवेज, और उसको हम क्या कहते हैं, वाटर प्रेशर के साथ अगर उसको कंपेयर करें तो 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर हो जाते हैं। टू कॉज इनवर्ट फ्लो ऑफ एयर इनटू द अल्वियोलाई, अब हम क्या चाहते हैं कि एयर इनसाइड जाए अल्वियोलाई ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। अब उसकी वजह से क्या होगा, जो अल्वियोलाई का जो प्रेशर है ना, वो मस्ट बी फॉल टू अ वैल्यू स्लाइटली बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने क्या कहा था, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 0 वैल्यू पर आ गई है। अगर कोई हम एयर इन नहीं कर रहे, आउट नहीं कर रहे, तो उस वक्त जितनी भी एयर मौजूद है रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर, वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वैल्यू करती है 0 सेंटीमीटर वाटर प्रेशर। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इनवर्ड इनफ्लो करना चाह रहे हैं एयर का, कि वो अल्वियोला तक जाए, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हम सांस लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो प्रेशर है ना अल्वियोलाई के अंदर, वो एयर कब अपने अंदर लेने की इजाजत देगा, उस वक्त तक जब तक अल्वियोलाई का प्रेशर जो है ना स्लाइटली बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना आ जाए, इसका मतलब बिलो 0 ना आ जाए, ठीक है। अब ये मैं इस डायग्राम में आपको बताती हूँ, ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। ये अल्वियोलर प्रेशर नजर आ रहा है हमें, ये प्लूरल प्रेशर नजर आ रहा है। ये कितना था, हमने डिस्कस किया था कि कोई एयर इन और आउट नहीं है, तो ये 0 तक है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि अब हम इनसाइड द एयर इंस्पायरेशन करना चाहिए, इंस्पायर हो रही है, तो अब ये सब्जेक्ट जो है वो सांस लेना चाह रहा है। दैट मीन्स जो अल्वियोला है ना, उसका प्रेशर ये 0 से भी नीचे आना चाहिए, इसका मतलब है कि -1 में आना चाहिए, ताकि एयर अल्वियोला का जो प्रेशर है वो -0 से भी कम होगा, तो एयर अंदर की तरफ मूवमेंट करेगी। ठीक हो गई, यहाँ तक बात समझ आई है, आगे चलते हैं, ठीक है। लिपिड अल्वियोलर प्रेशर, नॉर्मल इंस्पिरेशन alveolar pressure decreases to about -1 centimeter of water, ठीक है।
ये सेंटीमीटर ऑफ वाटर में प्रेशर हम चेक कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन, हमने नॉर्मल इंस्पायर किया तो ये -1 तक आ गई है, ठीक है। ये जैसे मेरी एरो को जरूर देखिएगा कि मैं -1 का ये एरो को इस तरफ दिखा रही हूँ, ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन। The slight negative pressure is enough to pull 0.5 liter of air into the lungs in the second required, in the 2 seconds required for normal quiet inspiration. ये कहता है जनाब कि अगर कोई एयर इन आउट नहीं कर रही तो उस वक्त जो है इसका जो प्रेशर है ऑल द रेस्पिरेटरीज का वो 0 है, ठीक है। लेकिन जैसे आप इंस्पायर करना चाहते हैं, एयर अंदर लेना चाह रहे हैं, तो अल्विलाई के अंदर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो प्रेशर है वो -1 तक होगा, ठीक है, -1 तक होगा। तो ये अल्विलाई अपने अंदर एयर को इनसाइड आने देगी। हम ऊपर वाली डायग्राम में देखें, यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आ रहा है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब -1 पे सेंटीमीटर ऑफ वाटर अल्विलाई के अंदर प्रेशर जो है कम हो गया, नेगेटिव में जा रहा है ना, तो उसने क्या किया कि ये 0.5 लीटर तक एयर इनसाइड ले लेती है। 0.5 है, ठीक है। तो ये ½ लीटर जो है वो एयर अंदर अपने अंदर ले सकती है। इतनी बात समझ आ गई? हम इंस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे थे। अब ड्यूरिंग एक्सपिरेशन में alveolar pressure rises to about +1 centimeter of water, which forces the 0.5 of inspired air out of the lung during the 2-3 seconds of expiration. डायग्राम पे आ जाए दोबारा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि अब एक्सपायरेशन की बारी आ गई है, हवा या सांस बाहर आउट कर रहा है वो सब्जेक्ट। अब क्या करता है कि हवा बाहर निकालने के लिए अल्विलाई का प्रेशर जो है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अब ये प्लस में होना चाहिए, ठीक है। जब तक ये +1 पे आएगा तो ये इस काबिल हो जाएगा कि ये फिर हम वॉल्यूम से देखेंगे, ये फिर इतनी ही एयर को बाहर आउट कर देगा। समझ आ गई ये डायग्राम? ये डायग्राम किसी को ना समझ आई हो तो प्लीज़ अभी भी मुझे बता दें, मैं ये दोबारा रिपीट कर देती हूँ इस डायग्राम को। एनीवन हु इज स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस डायग्राम, प्लीज़ मैसेज कि उसे नहीं आई, मैं इसको रिपीट कर दूँ। Anyone of you? No? Volume change in liters, हमें वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। प्रेशर चेंजेस सेंटीमीटर ऑफ वाटर में हम इसके प्रेशर्स चेक करेंगे। ये हमने देखा इंस्पिरेशन है फेज और ये एक्सपिरेशन का फेज है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन का जो फेज है वहाँ पर हम देखते हैं कि जनाब ये जो प्रेशर की जो चेंज है, जो प्रेशर है इनसाइड द अल्वियोलाई, ठीक है, तो कितना है 0। लेकिन जब वो इंस्पायर करना चाह रहा है तो ये -1 तक आएगा। इसके साथ साथ ये कितनी ½ लीटर ऑक्सीजन को और या एयर को जो है अंदर ट्रैप करेगा, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे ये सब्जेक्ट एक्सपायर करना चाह रहा है तो क्या होगा, अल्वियोलर ही प्रेशर, जो अल्वियोलाई का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ये अल्वियोलर प्रेशर और बढ़ेगा, ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, -1 तक होगा। तो ये फिर लंग जो है ना वॉल्यूम, ये फिर डिक्रीज होना शुरू होगा। ये वही वॉल्यूम जो इसने इंस्पायर किया था, ये वही 2 से 3 सेकंड में ये वापस बाहर निकाल देगा। सो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस डायग्राम। उसके बाद हम एक पॉइंट की तरफ आ जाएंगे, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ये आपने देखा होगा यहाँ पे ये कुछ एक एरो सा लगा हुआ विच इज ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। ये डिफरेंस है बिटवीन द एल्वियोलर एंड द प्लूरल प्रेशर। Transpulmonary pressure is a difference between alveolar and pleural pressure. अब transpulmonary pressure जो है ये pressure difference between that in the alveolar and that on the outer surface of the lung, जिसे हम कह रहे हैं ये pleural pressure है, ठीक है। And it is a measure of elastic forces in the lungs that tend to collapse the lung at each instant of respiration, which is called recoil pressure. होता क्या है, जो lung जो है खुद बना हुआ सारा, ठीक है, ये सारे कुछ रिकॉइल, इसके अंदर कुछ प्रेशर्स में जो इसको रिकॉइल भी करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली जो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर है ना, ये अल्वियोलाई और प्लूरल प्रेशर के सेंटर में एक और एक प्रेशर मौजूद है। इसको कैलकुलेट भी आगे करना दिखाती हूँ मैं आपको एक डायग्राम में। तो बेसिकली ये ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो है ना, ये हम इलास्टिक फोर्सेस जो हैं, लंग्स की इलास्टिक फोर्सेस, वो उसके साथ उसको मेजर करते हैं। बेसिकली इलास्टिक फोर्सेस क्या है, वो कोशिश करती हैं कि लंग कोलैप्स हो जाए रिकॉइल प्रेशर की वजह से। लेकिन क्योंकि अल्वियोलर प्रेशर और प्लूरल प्रेशर मौजूद हैं, इसीलिए ये रिकॉइल जो है प्रेशर, जब तक लंग नॉर्मल कंडीशन में है, किसी डिजीज स्टेट में नहीं है या किसी ऐसी सिवियरिटी स्टेज में नहीं है, तो ये लंग को कोलैप्स होने ये प्रेशर्स नहीं देते, प्लूरल प्रेशर एंड अल्वियोलर प्रेशर। हियर वी कैन सी ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर बेसिकली हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसपल्मोनरी इंट्राप्लूरल प्रेशर है, हमें ये नजर आ रहा है, ठीक है, और ये इंट्रा
pulmonary pressure, इंट्राप्लूरल एंड इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है हम देखें 760 है और इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है वो 756 है, जो कि स्लाइटली नेगेटिव है। हम इसको क्या देखेंगे कि ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रेशर्स ना, तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर्स में से इंट्राप्लूरल प्रेशर को माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, -4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, सो ये ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर बेसिकली -4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है और ये नेगेटिव प्रेशर है। ये क्या काम करता है, ये काम ये करता है कि ये लंग को कोलैप्स होने नहीं देगा। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आई है? अच्छा जी, हम कंप्लाइंस ऑफ लंग को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द कंप्लाइंस? कंप्लाइंस यही होती है कि जी हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम लंग को बाद में देखते हैं कि जी खाना खा लिया, मेरे पास मेरी इतनी कंप्लाइंस नहीं है, मेरे पेट में जगह नहीं है, कंप्लाइंस नहीं है। इसका मतलब हम जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पेस की बात कर रहे हैं। सो कंप्लाइंस ऑफ लंग, द एक्सटेंट टू व्हिच द लंग्स विल एक्सपेंड टू ईच यूनिट चेंज इन इंट्राप्लूरल प्रेशर इज कॉल्ड द लंग कंप्लाइंस। कि लंग की कंप्लाइंस, कि वो लंग एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, the extent at which the lung will expand for each unit change in intrapleural pressure। intrapleural pressure में कोई भी चेंज आ जाए, ठीक है, तो उसमें जो है लंग जो है वो एक्सपेंड करे, ठीक है, उसमें लंग में जो एक्सपेंड करे या उसमें जो चेंजेस आ जाए वो विच इज कॉल्ड एज लंग कंप्लायंस। ठीक है, चेंज इन लंग वॉल्यूम, change in lung volume for a unit in change in intrapleural pressure। इंट्राप्लूरल प्रेशर का हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज आ जाए तो इंट्राप्लूरल लंग वॉल्यूम में चेंज आए, इंट्राप्लूरल प्रेशर में भी चेंज आए। द टोटल कंप्लायंस ऑफ बोथ लंग्स टुगेदर in a normal adult human being average about 200 ml of air per centimeter of water। दोनों लंग्स की जो टुगेदर एक कंप्लायंस है एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर 200 ml ऑफ एयर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर, इस तरह से इतनी कंप्लायंस है, इतनी इसके अंदर जगह है कि वो एयर कैप्चर कर सकता है, एयर को इधर रख सकता है। दैट इज एवरी टाइम द इंट्राप्लूरल प्रेशर चेंजेस 1 centimeter of water, the lung volume will expand 200 ml। ठीक है, तो अगर इंट्राप्लूरल प्रेशर में 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का भी चेंज आ गया तो लंग वॉल्यूम जो वो एक्सपेंड करता है 200 ml के अंदर। ठीक है, तो ये वॉल्यूम को हम देख रहे हैं और उसकी कंप्लायंस को देख रहे हैं कि अगर उसकी प्रेशर में चेंज आ जाता है तो फौरन वो एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है, कैसे कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जैसे हम देखते हैं, तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या हो रहा है, एनीवन ऑफ यू, एनीवन स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या हुआ, हम जब सांस ले रहे हैं कौन कौन से मसल्स ने काम किया, कौन सा प्रेशर ज्यादा हुआ, एनीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, सो रहे हो क्या भाई आप लोग, नो रिस्पॉन्स। हम जब सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, लंग एक्सपेंड हुआ, लंग एक्सपेंड हुआ और उस एक्सपेंशन में हमने देखा कि लंग एक्सपेंशन के अंदर जब हमने देखा कि लंग का जो है वो इंट्रा और एक्स्ट्रा फ्लूइड, जी एनीवन, हमदा नदीम, आप कुछ कहेंगी, आप कुछ बताएंगी, एंड हमजा रहमान, कि इंस्पिरेशन में क्या चेंज आया लंग वॉल्यूम में, जाहिर लंग का वॉल्यूम चेंज हुआ, ज्यादा हुआ ना, इसका मतलब ये कि इंट्राप्लूरल प्रेशर में भी चेंज आया होगा। ठीक है, so every time the intrapleural pressure changes 1 centimeter of water, the lung volume will expand 200 ml। ठीक है, आपने जब इंस्पायर किया तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ज्यादा हुआ, ठीक है, लंग एक्सपेंड हुआ, मसल्स जो हैं उन्होंने भी काम किया। ठीक है, कौन कौन से मसल्स होते हैं इंस्पिरेशन के, इंक्रीज इन वॉल्यूम, यस दैट्स गुड, इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पायर किया, ठीक है, सांस अंदर लिया है तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारा एयर इनसाइड आया। सो दोनों लंग्स की जो कंप्लायंस है एडल्ट ह्यूमन में एवरेज बताएगा 200 ml ऑफ एयर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर है। सो अगर इंट्राप्लूरल प्रेशर में चेंज आता है 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का तो लंग वॉल्यूम एक्सपेंड 200 ml। ठीक है, चलिए, अच्छा जी, यहाँ पे ये एक कंप्लायंस की डायग्राम है
लंग वॉल्यूम चेंज इन लीटर्स, ठीक है, ये हमें इस वाई एक्सिस में नजर आ रहा है। फिर ये एक्स एक्सिस में हम प्लूरल प्रेशर्स को देख रहे हैं। प्लूरल प्रेशर जो वो -4, -5 एंड -6 है। तो प्लूरल प्रेशर वी आर ऑलवेज मेजर इट इन सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन भी हमें इसमें फेज नजर आ रहा है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन भी हमें इसमें फेज नजर आ रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो है हम देखते हैं कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हमने डिस्कस किया था कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। एनीवन? Intrapleural pressure, is it intrapleural pressure will be increased or decreased during inspiration? Anyone? Intrapleural pressure during inspiration or expiration, is it increased or decreased? Increased. तो प्लूरा के अंदर जो है वो प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं किसी के अंदर जी, एनीवन एल्स? इंक्रीज, Veera Hussain, good. So during inspiration, intrapleural pressure will be increased, ठीक है। और फिर हम एक्सपिरेशन में इसमें देखते हैं कि यहाँ पर एक्सपिरेशन में जो है वो जब हम एक्सपायर कर रहे हैं या एयर आउट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो वॉल्यूम है वो कम होना शुरू, क्योंकि जब हम इंस्पायर कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और जब हम एक्सपायर कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई बात ना समझ आई हो तो मैं इसमें से कुछ पॉइंट्स और रिपीट भी, नॉट अंडरस्टैंडिंग दीज लाइंस। किसी को अगर यहाँ तक अगर कोई बात ना समझ आई हो तो मैं इन चीज़ों को रिपीट करूँ स्टूडेंट्स, या हम आगे चलें टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप्स। कंप्लायंस की हमने डिस्कस किया है कि लंग एक्सपेंड करता है ईच यूनिट चेंज इन इंट्राप्लूरल प्रेशर, कॉल्ड द लंग कंप्लायंस। उसके बाद हमने देखा जो टोटल लंग कंप्लायंस होती है बोथ लंग्स, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, यस। अच्छा जी, हम चलते हैं ट्रांसपल्मोनरी, एक सेकेंड स्टूडेंट्स। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, अब ये जो अल्विला है ना, ये इसका जो प्रेशर है और जो प्लूरल प्रेशर है, मैं दोबारा आपको ले आती हूँ। ये अल्विलर प्रेशर हो गया, ये प्लूरल प्रेशर को हमने डिस्कस किया। प्लूरल प्रेशर क्या कहता है कि ये प्लूरल कैविटी के अंदर होता है, दो प्लूरास होते हैं, विसरल और प्राइटल, उन दोनों के बीच में एक प्रेशर होता है विच इज प्लूरल प्रेशर, ठीक है। ये इसका काम क्या होता है, ये नेगेटिव होना चाहिए ताकि लंग एक्सपेंड कर सके, और इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, प्लूरल प्रेशर। ये क्या करता है, लंग्स को एक्सपेंड रखता है। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, लंग कोलैप्स हो जाएंगे। प्लूरल प्रेशर के लिए याद रखना। और बनता है किस तरह से, ये कितना होता है, ये -5 तक होता है जब भी हम क्वाइट इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टार्ट कैसे होता है, ये बच्चा पैदा होता है, जैसे ही वो क्राई करता है थोरेसिक वॉल एक्सपेंड होती है, नेगेटिव प्लूरल प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है। उसमें होता क्या है कि इसमें जो सक्शन हो रही होती है फ्लूइड की, और वो चला जाता है लिम्फेटिक्स में, जिसकी वजह से वो उसको खींच रहा है, वो प्रेशर उसको खींच रहा है, नेगेटिव प्रेशर है ना, तो लंग्स को एक्सपेंड रखता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं अल्विलर प्रेशर के ऊपर। अल्विलर प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए, अल्विलर प्रेशर अगर हम एटमॉस्फेरिक एयर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ उसको कंपेयर करें, व्हेन देयर इज नो एयर इनसाइड और आउटसाइड द लंग, तो वो 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर की तरह होती है। लेकिन जब हम इंस्पायर करना शुरू करते हैं तो होता क्या है कि अल्विलाई का प्रेशर जो है ना वो कम होना चाहिए, ताकि डिक्रीज होना चाहिए, वैसे तो 0 होता है ना, तो -1 से भी कम होगा तो जो है वो एयर इनसाइड लेना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जैसे इंस्पायर करेंगे तो ये -1 तक जाएगा, और -1 तक जाएगा तो ये 1/2 लीटर जो वो एयर इंस्पायर करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम एक्सपायर करेंगे, एयर आउट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको अल्विलर के प्रेशर को थोड़ा सा ज़्यादा होना पड़ेगा, वो प्लस राइजेस है ना, राइजेस टू बस +5 तक जाएगा, तो वो 0.5 लीटर जो हमने इंस्पायर किया तो वो वैसे ही बाहर निकाल देगा विदिन 2 और 3 सेकेंड्स ऑफ एक्सपायरेशन, ठीक है। हम इस डायग्राम पे आ जाते हैं। इतनी बात समझ आ गई आपको, हमने प्लूरल प्रेशर को भी देख लिया और हमने अल्विलर प्रेशर को भी देख लिया। ये ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर होता है ना, ये डिफरेंस है इन दोनों का, ठीक है, अल्विलर प्रेशर और प्लूरल प्रेशर का। अगर हम इसको सेंटीमीटर ऑफ वाटर्स में देखते हैं, सेंटीमीटर ऑफ वाटर में, तो ये अल्विलर प्रेशर जो है वो और जो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, इन दोनों का डिफरेंस है। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो है ना, डिफरेंस बिटवीन दैट एंड द अल्विलर और ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द लंग, जिसे हम प्लूरल प्रेशर कह रहे हैं।
and it is a measure of elastic forces in the lung. ये बेसिकली इलास्टिक फोर्सेस की को मेजर कर रहा है। अब वो इलास्टिक फोर्सेस जो है वो क्या करती हैं, अगर ये प्रेशर ना होते ना, प्लूरल प्रेशर, अल्वुलर प्रेशर, तो क्या होता, लंग कोलैप्स हो जाता, ऐसा ही है। तो ये जो इलास्टिक फोर्सेस है ना, वो बेसिकली कोशिश कर रही होती है कि लंग कोलैप्स हो जाए, लेकिन इन प्रेशर्स की वजह से, इन प्लूरल प्रेशर की वजह से, इन एल्वुलर प्रेशर की वजह से, और इनका जो डिफरेंस है, देखो अल्वुलाई का प्रेशर और अगर प्लूरल का प्रेशर दोनों इक्वल होते हैं ना, तो क्या होता है कि नेगेटिव प्रेशर होता ही नहीं, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर होता ही नहीं, तो क्या होता है, लंग्स कोलैप्स होने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अल्वुलर प्रेशर और ये जो प्लूरल प्रेशर है, उनको जब हम सम अप करते हैं तो हमारे पास -4 जो है वो प्रेशर आ जाता है इसका, ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी में। ये जो -4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर है ना, बेसिकली ये कोशिश करता है, ये सक्शन प्रोवाइड करता है ताकि लंग कोलैप्स ना हो। समझ आएगी अपनी बात ये। तो ये ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर बेसिकली इनका डिफरेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये प्रेशर्स जो हैं, ये उसको नेगेटिविटी को इनसाइड जो है वो रखते हैं वहाँ पे अल्वुलर और प्लूरल स्पेसेस में, और जिसकी वजह से लंग जो है वो एक्सपेंड रहता है अपनी रिक्वायर्ड प्रेशर्स की वजह से भी, उनके बावजूद भी जो है वो कोलैप्स नहीं कर रहा। अभी भी समझ आई ये बात? बच्चों, जिस बच्चे ने पूछा था कि ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, हिरा असलम, मतियाना, हाँ जी, समझ आई है? यस, गुड। सो ये अल्वुलर प्रेशर और प्लूरल प्रेशर का डिफरेंस होना ज़रूरी था ताकि एक ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर हो जिसकी वजह से लंग्स जो है वो एक्सपेंडेड रहे, ठीक है। हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर इसको मिलीमीटर ऑफ मर्करीज में देखते हैं तो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, ठीक है। और या जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तरह ये, फिर ये प्लूरा का जो प्रेशर हम देख रहे हैं वो कितना है, 756 प्लूरा के अंदर भी। तो अगर इनका हम समअप निकालते हैं तो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज, या इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है ना, बेसिकली ये एल्वुलर प्रेशर ही समअप कर रहा है, ठीक है। तो ये -4 आ जाता है। कंप्लाइंस हमने देखा कि बोथ लंग्स टुगेदर इन एन एडल्ट ह्यूमन एवरेज 200 ml ऑफ एयर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो इतनी इतनी कंप्लाइंस रखता है। सो अगर इंट्राप्लूरल प्रेशर में चेंज आया 1 सेंटीमीटर वाटर, तो लंग वॉल्यूम जो है वो विल एक्सपेंड 200 ml, राइट। ये कंप्लाइंस डायग्राम है लंग्स की, हिस्टेरेसिस भी इसे कहा जाता है, जो कि हमने डिस्कस किया था कि -4 जो है वो इतना होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फिर ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, इंस्पिरेशन में जो है हमने देखा इंट्राप्लूरल प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड, और उसके बाद जो है वो जो है अल्वुलाई का जो है वो प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वो कम होना चाहिए ताकि अल्वुलाई जो है वो एयर इनसाइड ट्रैप कर सके। उसके बाद हमने देखा कि ड्यूरिंग एक्सपिरेशन जो है वो अल्वुलाई का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए जिसकी वजह से वो एयर को आउट कर सके बाहर। डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं कंप्लायंस के, इलास्टिक फोर्सेस ऑफ लंग्स एंड चेस्ट वॉल, greater is elasticity, lesser is the compliance. Number 2, surface tension forces in the alveoli, greater is the surface tension, lesser is the compliance. ये determinants हैं compliance के कि कौन कौन सी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं compliance को। इलास्टिक फोर्सेस जो lungs की है ना, and chest wall, that are greater, ठीक है। इलास्टिक फोर्सेस ऑफ लंग एंड चेस्ट वॉल, greater is elasticity, ठीक है। और उसके बाद इस सरफेस टेंशन, लेसर इज कंप्लायंस। तो ये जो दो और मेन पॉइंट्स हम डिटर्मिनेंट्स में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बताया जाए कि इलास्टिक फोर्सेस ऑफ लंग्स हैं और उसके बाद जो है सरफेस टेंशन फोर्सेस हैं इन द अल्वुलाई। तो ये सारी जो है ये डिटर्मिनेंट्स में आ जाते हैं, इसे हम बहुत डिटेल में ना है, ठीक हो गया। यहाँ तक अगर किसी को ना समझ आई हो, यहाँ तक किसी बच्चे को ना समझ आई हो तो अभी भी बता सकता है। बच्चों, तो आज
आज हमने डिस्कस किया है 38 चैप्टर को। मैं थोड़ा सा इसका रिकैप कर देती हूँ। इसको मैं रिकैप कर रही हूँ थोड़ा। आज हमने डिस्कस किया है, इसमें हमने आज देखा कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें अपर रेस्पिरेटरी एरिया है एक, और एक लोअर रेस्पिरेटरी एरिया है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो है हम देखेंगे कि माउथ है, नेजल कैविटी है, उसके बाद फेरिंग्स है और लैरिंग्स आ जाता है। उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हम देखते हैं कि हमें नजर आ रहा है कि वहाँ पे ट्रैकिया है और ट्रैकिया है, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स है, उसके बाद लंग आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो लंग, जो रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेटरी ट्री है जो सारा, उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर 3-4 इंपॉर्टेंट बड़े फैक्टर्स हैं कि जो रोल प्ले करते हैं। कंडक्शन एरिया आ जाता है इसका, दूसरा इसका आ जाता है जहाँ पे इसकी या जो वेंटिलेशन वाला एरिया, एक वेंटिलेशन वाला एरिया, कंडक्शन वाला एरिया है। फिर उसके अलावा हम देखते हैं कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जी कुछ ट्रांसपोर्ट एरिया भी हो रहा है। तो मेन जो दो हम एरियाज को देखते हैं उसमें एक तो कंडक्टिंग एरिया देखते हैं जहाँ पे एयर कंडक्ट हो रही है, दूसरा गैसेज एक्सचेंज एरिया है। ठीक है, लेकिन अगर हम वैसे भी देखें तो उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आ जाता है, एक तो वेंटिलेशन का पॉइंट आ जाता है। सबसे पहले वेंटिलेशन है, उसके बाद डिफ्यूजन हो रही है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की फ्रॉम द अल्विलाई टुवर्ड्स द ब्लड एंड फ्रॉम द ब्लड इनटू द अल्विलाई। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट हो रही है, एनसी ऑक्सीजन की भी ट्रांसपोर्ट हो रही है। कहाँ से? ये पल्मोनरी ब्लड से अब जो है वो कहाँ जा रही है? बॉडी फ्लूइड्स में, बॉडी टिश्यूज में जा रही है। उसके बाद हमने देखा कि जी उसके बाद इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए, उसकी रेगुलेशन के लिए भी कुछ चीज़ें जो है वो बड़ी हेल्प आउट करती हैं। वो रेगुलेशन होना भी बहुत जो है वो ज़रूरी है। वो रेगुलेशन का जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि कुछ ऐसे सेंटर्स हैं ब्रेन के अंदर, रेस्पिरेटरी सेंटर्स के नाम से वो कॉल किए जाते हैं, कि वो सेंस करते हैं, वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स के ऑक्सीजन का लेवल कम तो नहीं है या ज़्यादा तो नहीं है, या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो है वो केमिकली सेंस करते हैं इन केमिकल्स को, जैसे ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर हमने डिस्कस किया है कि जी कुछ प्रेशर्स होते हैं लंग्स के अंदर। एक इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है, एंड दिस प्रेशर इज बिटवीन द अल्विलर, between the parietal pleura and visceral pleura, उसके बीच में एक ये प्रेशर होता है। एक होता है अल्विलर प्रेशर होता है। अल्विलर प्रेशर भी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर अल्विलर के अंदर भी प्रेशर ना हो तो क्या होगा? एयर ना लेने के लिए, अगर वो पॉजिटिव नहीं रहा तो क्या होगा? तो कोलैप्स हो जाएगा। तो हर इस लंग की फील्ड में आप देखेंगे कि आपको नेगेटिव प्रेशर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंटली नजर आएगा, ताकि सब्जेक्ट जो है वो एयर को इनसाइड कैप्चर कर सके। ठीक है, प्लूरल प्रेशर जो है वो हमने देखा कि नेगेटिव में है तो क्या है? लंग एक्सपेंड किया हुआ है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव में होता तो कुछ भी नहीं होता, तो लंग तो कोलैप्स हो जाता। ठीक है ना, लंग्स को तो एक नेगेटिव प्रेशर खींचने वाला एक चाहिए, क्योंकि उसको पुल किया जा रहा है। तो उसको बेसिकली नेगेटिव प्रेशर जो है वो कर रहा है लंग को एक्सपेंड किया हुआ है। हमने अल्विलाई को देखा कि हम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन उसको अगर देखें तो उसमें अल्विलर प्रेशर्स में क्या चेंजेस आ जाती हैं। तो ड्यूरिंग अगर हम देख रहे हैं कि जिस वक्त हम कोई भी जो है वो एयर इन और आउट नहीं करें तो उस वक्त क्या है? अल्विलाई का जो प्रेशर है वो 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक है। लेकिन वंस वी स्टार्ट इंस्पायरिंग द एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनसाइड द लंग्स, तो क्या हो जाता है कि अल्विलाई का जो प्रेशर है ना वो नेगेटिव होना चाहिए, एटलीस्ट 1 - 1 तक होना चाहिए, ताकि अल्विलाई जो है वो एयर को इनसाइड ले सके। तो जैसे एयर को इनसाइड वो अल्विलाई जो है वो जगह देगा, तो 0.5 लीटर जो है विद इन 1 सेकेंड वो एयर ट्रैप कर लेता है। बट वंस वी एक्सपायर द एयर आउट, तो क्या हो जाता है? इसी अल्विलाई को प्रेशर को फिर थोड़ा पॉजिटिव में जाना पड़ता है। और ये पॉजिटिव में कैसे जाएगा? वो +1 तक जाएगा, और वो जो इंस्पायर की थी एयर वो 2 से 3 सेकंड में ये एयर वापस आउट कर देगा। उसके बाद हमने देखा एक ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर भी होता है। एक ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर डिफरेंस है इन दोनों का, एल्विलर प्रेशर और प्लूरल प्रेशर दोनों के बीच का डिफरेंस है बेसिकली, और ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये काम करता है, ये नेगेटिविटी को रखता है अभी भी
एंड ये बेसिकली इलास्टिक फोर्सेस जो है ना लंग के, उनको मेजर भी करता है, और जो कि इलास्टिक फोर्सेस दैट टेंड टू कोलैप्स द लंग एट ईच इंस्टेंट, किसी भी वक्त रेस्पिरेशन के किसी भी इसमें उसको वो कोलैप्स कर सकती हैं, तो जिसे हम कहते हैं ये रिकॉइल प्रेशर्स भी हैं। सो ये जो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर होता है, या ये प्लूरल प्रेशर और ये जो अल्वियोलर प्रेशर है, दे ऑल कीप द लंग एक्सपेंडेड, ताकि लंग के अंदर एयर इन और आउट भी हो सके और रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है वो नॉर्मली इनफ्लो रहे। फिर हमने देखा कंप्लाइंस भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है डिस्कस करने वाला, कि दोनों लंग से कितनी कंप्लाइंस है। एडल्ट ह्यूमन में अगर हम देखते हैं तो एडल्ट ह्यूमन में जो लंग कंप्लाइंस है दोनों की, वो जो है वो 200 ml तक है, सेंटीमीटर ऑफ वाटर जिस तरह हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर इंट्राप्लूरल प्रेशर में 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का फर्क आएगा, तो जो लंग कंप्लाइंस है उसमें 200 ml जो है वो उसका डिफरेंस आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। स्टिल यहाँ पर ना समझ आया हो तो हम उसको कल आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और एक रीड ज़रूर दीजिएगा, ये जो बहुत थोड़े से छोटे छोटे से पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, और यहाँ तक भी कोई बात ना समझ आए तो उसे कल इंशाल्लाह पूछेगा। अभी अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो वी हैव 2 or 3 minutes लेफ्ट, यू कैन आस्क क्वेश्चन स्टूडेंट्स। Okay, so I think all students are in a safe zone, all are understanding कि उनको समझ आया हुआ है, होपफुली आगे भी। जी ठीक है जी, ओके, कल इंशाल्लाह मिलते हैं, कल हमारा लेक्चर है, ठीक है, तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को इंशाल्लाह टुमारो। अल्लाह हाफिज़।